तो 2024 के चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें तेलंगाना भी है और तेलंगाना चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी जो लड़ाई है वो भी जोर पकड़ रही है। यहाँ सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। दक्षिण में प्रभाव के लिए तेलंगाना चुनाव बेहद अहम है। आने वाले दिनों में यहाँ सियासी सरगर्मी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर इन सियासी गतिविधियों के मायने बेहद अहम है, क्योंकि इसमें 2024 के चुनाव के एजेंडे की झलक है। लोकसभा की लड़ाई की रणनीति का मंथन है, क्षेत्रीय दलों का शक्ति प्रदर्शन है और चौंकाने वाली जीत की ललक है। और हैदराबाद में ये सब तब हो रहा है जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का माहौल बन रहा है। देश लोकसभा चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की CWC की बैठक के बीच हैदराबाद लिबरेशन डे के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद, समग्र देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहाँ पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नर्क की यातनाओं से भी कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पहली बार दिल्ली से बाहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति पर चर्चा हुई। तय किया गया कि सहयोगी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मोदी सरकार की प्रचार वाली नीति का एजेंडा क्या होगा। इसके साथ आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग हुई। महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अचानक खबर आती है कि अमित शाह जी महाराष्ट्र का दौरा कैंसिल करके हैदराबाद आएंगे, कि ओवैसी साहब जिन्होंने हैदराबाद में बहुत अरसे से कोई रैली नहीं की, उन्हें भी इसी दिन रैली करनी है। अचानक खबर आती है बीआरएस को भी रैली करनी है आज ही। तो जुगलबंदी तो आपको सुनाई दे रही है। यू कैन हियर द ड्यूएट। उधर बीजेपी और कांग्रेस के इस एक्शन के बीच बीआरएस दोनों दलों को निशाने पर ले रही है। मैं तो एक एक सवाल पूछूंगी राहुल जी से, केसी वेणुगोपाल जी से और पूरी कांग्रेस पार्टी से वो ईमानदारी से जवाब दे दे। 1 साल पहले या 1.5 साल पहले राहुल जी को, सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, पवन बंसल जी को, सबको ईडी ने बुलाया था 5000 करोड़ का यंग इंडिया लिमिटेड वो हेरल्ड वाले केस में। फिर उसका क्या हो गया? क्यों नहीं ईडी आगे बढ़ रही है? तो क्या मिली भगत है कांग्रेस और बीजेपी के? क्या राहुल गांधी जी सडनली कांग्रेस के बीजेपी के रिश्तेदार बन गई है? केसीआर साहब को शर्म आती होगी क्योंकि वो MIM की गोदी में बैठे हैं, उन्हें डर लग रहा होगा। कोई भूल नहीं सकता, अगर पूरा विश्व हिटलर के अत्याचारों को दिन के रूप में मनाता है तो जिस तरह विभाजन विभीषिका हुई, जिस तरह यहाँ पर निजाम ने 400 दिन हैदराबाद पूरी स्टेट को एक नरक बना दिया था, उसके गुंडे राजकर वर्दी डालकर हथियार लेकर बटकम्मा और अन्य उत्सवों पर अत्याचार कर रहे थे, बेटियों को नंगा कर रहे थे, खुलेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही थी, कई जलियांवाला बाग बना दिए गए। उस अत्याचार को याद करना क्या गलत है? लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर राव की बीआरएस, एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन से दूरी बनाने की बात कर रही है। केसीआर के इस रुख के बीच अब AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने तीसरे मोर्चे वाला राग छेड़ दिया है। हमने तो हमारे मुख्यमंत्री से जब हमने बात की थी, उनसे हमने कहा कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए, पेशरफ करिए और एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद TRS होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर हैं उनको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस देश में भी है और मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को अगर केसीआर लीड लेंगे, उसको वो फुलफिल कर सकेंगे, फिल कर सकेंगे। अब नहीं मालूम वो क्या करेंगे, वो बेहतर बोल सकेंगे, पर मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है।
कर्नाटक गंवाने के बाद बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों पर खास फोकस कर दिया है। वहीं कांग्रेस को भी दक्षिण से काफी उम्मीद है, लेकिन दोनों पार्टियों के सामने क्षेत्रीय दलों की चुनौती बड़ी है। आज तक ब्यूरो।